हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम टॉपिक्स से हट के कुछ मीन्स रोज़ के जो हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स पढ़ा करते थे उससे हट के कुछ आज बिल्कुल अलग वीडियो लाया हूँ। और ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनके दिमाग में ये प्लान चल रहा है कि हाँ मैं एंड्रॉयड सीखना चाहता हूँ और या एंड्रॉयड में करियर करना चाहता हूँ। तो क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या टोटल एंड्रॉयड का सिलेबस है जिसे पढ़ने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कहीं पे या उस एंड्रॉयड में करियर बना सकता हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल स्टार्टअप स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं कहीं पढ़ना चाहता हूँ या फिर मैं कहीं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। या बहुत बच्चे ऐसे हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या यूट्यूब से ही पढ़ के हम एंड्रॉयड सीख सकते हैं, या अगर हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं किसी चैनल को फॉलो करके पढ़ रहे हैं तो क्या क्या बेसिक जो चीज़ें हैं जो उन्हें पढ़ना ही चाहिए जिसके बाद जो उन्हें जॉब में लगेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो जॉब में नहीं काम आती हैं और बहुत सारी जो मेन फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जिनका जॉब में इस्तेमाल होता है तो वो उन्हें एज अ बिगिनर नहीं पता होता है। तो ये जो वीडियो है आज का बिल्कुल उसी के ऊपर है। मैंने एक छोटा सा सिलेबस तैयार किया है जहाँ पे एंड्रॉयड की वो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं एज अ डेवलपमेंट में, उसे मैंने एक सिलेबस तैयार किया और उस सारी चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और उससे रिलेटेड जितने वीडियोज़ आई थिंक सारे मेरे चैनल पे हैं और नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में मैं बनाऊँगा। बट ये होने के बाद आपका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा कि हाँ आपको क्या पढ़ना है और क्या कितना पढ़ने के बाद आप एबल हो जाओगे एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, या कितना सीखने के बाद आप एबल हो जाओगे कहीं पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक अच्छा सा सिलेबस रेडी किया है और ये सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और शेयर करके सिर्फ ऐसा नहीं कि सिलेबस शेयर कर दूंगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताऊंगा छोटे सा डिस्कशन में कि ये चीज़ें क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इस सिलेबस से इंडिपेंडेंट है। ओके, लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, कोटलिन भी हो सकता है। लैंग्वेज को लेके मैं स्टूडेंट्स के दिमाग का एक वहम निकालना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है सर कौन सा लैंग्वेज सीखे, जावा सीखे, कोटलिन सीखे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आप एक डेवलपर हो तो आप लैंग्वेज पे डिपेंड मत हो। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डेवलपर बनिए, क्योंकि कभी भी अगर आप लैंग्वेज डिपेंडेंट हो जाइएगा तो ये जो आईटी इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देती है डेवलपर्स को। तो अगर आप लैंग्वेज डिपेंडेंट हो जाइएगा तो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी आपको निकाल देगा ये इंडस्ट्री। तो आपको क्या करना है, आपको डेवलपर बनना है, पर्टिकुलर लैंग्वेज का डेवलपर नहीं बनना आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, जो कि किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो ना तो लैंग्वेज एक्वायर करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप एक अच्छे सी डेवलपर हो तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे C++ डेवलपर भी बन सकते हो। अगर आप एक C++ डेवलपर अच्छे हो तो आपका जावा भी अच्छा होगा, आपका जावा अच्छा है तो आपका PHP भी अच्छा होगा। सो द की पॉइंट कि आपका अगर एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा हो गया तो ये समझिए कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारी फंडामेंटल बेसिक चीज़ें एक ही होती हैं, याद रखिए। इंडस्ट्री सिर्फ नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाती है और जो हम हैं वो नए नए सीखते हैं। ठीक है, तो अगर जो बना रहे हैं वो भी डेवलपर्स ही हैं, वो भी आदमी ही हैं, वो कोई एलियंस नहीं है जो बाहर क्या कि दुनिया के जो नए नए लैंग्वेजेस बना दे रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है सीखने में। तो आप ये जान लो कि अगर आप आईटी में आ रहे हो तो आपको ये एबिलिटी रखना होगा कि हाँ जब भी कोई नया लैंग्वेज आए तो हम सीख जाएं। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप जावा में एक्सपर्ट हो तो आपको कोटलिन सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स बदल जाता है दोस्त, सिर्फ सिंटेक्स बदल जाता है, बाकी सारी चीज़ें वही होती है। तो अपने जहन में ये निकालिए, हमें टॉपिक सीखना है, हमें टेक्निक सीखना है, लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं बनना है। ठीक है, अगर हम जावा, एक बात जान लीजिए कि अगर आप जावा के अच्छे डेवलपर हो तो आप कोटलिन के भी अच्छे डेवलपर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निक काम करने का सेम होता है। प्रोग्रामर बनना हमें लैंग्वेज डिपेंडेंट डेवलपर नहीं बनना है। ठीक है, तो ये किसी में भी हो सकता है, इधर आप जावा में भी इस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, कोटलिन में भी पढ़ सकते हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू। अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाए वो जावा में ही बनाए हैं, आने वाले वक्त में मैं कोटलिन पे भी स्टार्ट करूँगा माइट भी, और फ्लटर वगैरह भी स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे हर लैंग्वेजेस हर स्ट्रीम के वीडियोस में बनाऊँगा। बहुत कम वक्त मिल पाता है वीडियोस बनाने के लिए, तो जितना मिल पाता है मैं कोशिश करता हूँ उतना में ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक लेके आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन मुद्दा है वीडियो का आज वो है
कि हमें टोटल एंड्रॉयड सिलेबस जानना है कि कितना जान लेने के बाद हम एक डेवलपर बन जाएंगे, कितना जान लेने के बाद हम एक एज अ डेवलपर कहीं अप्लाई कर पाएंगे जॉब के लिए। ठीक है, तो ध्यान रहे कि एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है, डिज़ाइनिंग पार्ट जो होता है ना वो XML में होता है। ठीक है, जैसे कि एज अ वेब डेवलपर आप अगर कोई बीटेक या BCA MCA कहीं से भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी एंड्रॉयड एज अ सिलेबस उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया है। वो HTML वगैरह आई थिंक सारे लोग पढ़ते हैं। तो जिस तरह से HTML में CSS वगैरह डिज़ाइन होता है, उससे PHP से आप कोड करते हो, इन द सेम मैनर यहाँ पे XML से डिज़ाइन होता है और जावा या कोटलिन से आप कोडिंग करते हो। तो यहाँ पे आपको बेसिक XML डिज़ाइन जानना पड़ेगा। एज अ फ्रेशर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट मुझे आप प्रैक्टिस करते करते ये आपको अच्छा हो जाएगा। बट फिर भी एज अ प्रोफेशनल XML डिज़ाइनर अलग होते हैं, UI UX डिज़ाइनर अलग होते हैं। वो सिंपली उनका काम होता है कि वो पेजेस डिज़ाइन करके डेवलपर को दे देना। बाकी आगे डेवलपर का काम है कि उसके अंदर फिर डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करना है, उसके अंदर कैसे कोड सेटअप करना है। तो बट एज अ डेवलपर आपको इतना तो आना चाहिए कि आप खुद से एटलीस्ट इतना तो डिज़ाइन कर लो कि आप क्लाइंट को दिखा सको। हाँ, बहुत सुपर क्वालिटी का आप XML डिज़ाइन नहीं कर पाओगे बिकॉज उनके लिए अलग से ट्रेनिंग XML का होता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी वो डेडिकेटेड जो डिज़ाइनर होते हैं UI UX जो उनका काम होता है। बट एज अ डेवलपर आपको वो उतना नहीं जानने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करते करते आप इतना XML जान जाओगे कि आप किसी को भी एक अच्छा इंटरफेस बना के दे सकते हो। इट्स माई गारंटी। उसके बाद बेसिकली लेआउट्स आते हैं ना, लीनियर, रिलेटिव, कॉन्स्टेंट लेआउट्स। ये होते हैं कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसके सेटअप्स, पेज सेटअप्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, उसमें जो व्यू जो हम कंट्रोल उस पर रख रहे हैं उनका लेआउट्स कैसा होगा, बेसिकली उसके बारे में होता है। लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, कॉन्स्टेंट्स लेआउट होता है। सिंपली अगर मैं आपको एक भाषा में समझाऊँ तो आप जब किसी भी चीज़ को रख रहे हो ना तो नीचे एक पैनल होता है जिसके ऊपर हम चीज़ों को रखते हैं। तो ये बस वही है। हम जब कंट्रोल्स को पेजेस में डिज़ाइन करेंगे तो जो हमारा नीचे का जो लेआउट्स होगा वही यहाँ पे डिसाइड होता है कि किस टाइप का लेआउट होगा, लीनियर लेआउट होगा, रिलेटिव होगा, कॉन्स्ट्रेंट्स होगा। तो ये बेसिक चीज़ें ये लगेगा। खासकर कॉन्स्ट्रेंट्स लेआउट अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट्स लेआउट होता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देके पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली आज के वक्त पे कि इतने सारे डिवाइस आ चुके हैं और इतने सारे स्क्रीन साइज हैं कि आपको ये बहुत मायने रखता है उसे रिस्पॉन्सिव बनाना। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। तो अगर आप एज अ बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना है एंड्रॉयड पे, तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट्स को अच्छे से पढ़ो। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे वीडियोस देखो, आपको कोई सा भी वीडियोस देख लो, बस शर्ते आपको समझ में आना चाहिए उन वीडियोस से। कंटेंट आप एटलीस्ट इन सारी कंटेंट्स को ज़रूर फॉलो करना। अब आ जाते हैं कुछ विडगेट्स में। तो ये बेसिक कंट्रोल्स हैं, बटन्स, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यू, टोस्ट, कस्टम टोस्ट, स्पिनर बेसिकली जो ड्रॉप डाउन होता है, आपने HTML में ड्रॉप डाउन वगैरह देखा होगा, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, वेब व्यू। ये वेब व्यू बहुत काम का चीज़ है। ये मैक्सिमम स्टार्ट जब एंड्रॉयड हुआ था ना, तो अभी भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज है, डेवलपर है, वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे HTML वेबसाइट को एक व्यू, अगर वो वेबसाइट आपका अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव है ना, तो ये क्या होता है, वेब व्यू क्या होता है, बस उस वेब को सीधे एज अ विंडो दिखा देता है आपको। तो वो होता है क्या, पूरा का पूरा वेबसाइट एज अ विंडो आपको मोबाइल स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क के अंदर दिखेगा, बस यही है वो वेब व्यू। तो अगर आपका वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है तो वो ऑटोमेटिक स्क्रीन एडजस्ट करके आपको APK के अंदर दिखेगा, एप्लीकेशन के अंदर दिखेगा। तो ये लगेगा कि वो एप्लीकेशन है, बट इनर साइड वो एप्लीकेशन नहीं होता है। तो बहुत जगह बट ये बहुत काम आता है, ये वेब व्यू बहुत जगह काम आता है। जो हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हम कोड करें, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ऑलरेडी मेरा वेब पे तो काम चल ही रहा है, बस उसे हम वेब व्यू फॉर्मेट में करके दिखा देते हैं। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। ऑटो कंप्लीट, स्क्रॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप देखना वो कि आप बुक्स वगैरह स्क्रॉल करते हो या बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो हम स्क्रॉल करते हैं, आप अगर जियो वगैरह के ऐप करके देखना तो उनके पास बहुत सारा कंट्रोल्स होता है। तो एक छोटे से स्क्रीन में तो वो उतना दिखा नहीं सकते ना, तो क्या होता है, स्क्रॉल व्यू लगाते हैं ताकि जो नीचे के कंटेंट से स्क्रॉल करके ऊपर जाए और वो देख पाएँ। ठीक है, तो ये भी स्क्रॉल भी अपने आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसे ना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे मैं उसे बोल्ड करता चला जाता हूँ। हालांकि ये जो पूरा ये जो मैंने सिलेबस बनाया है, इसे मैं ट्राई करूँगा कि अटैच करके आपको दे दूँ, चलो आप देख पाओ। अदरवाइज़ आप वीडियो देखोगे तो पूरा चीज़ तो समझ में आ जाइएगा। और वेब व्यू भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ और इंटेंट।
ये क्या भाई, मैं जनरल आइडियाज़ आपको पूरे देते रहा हूँ सिलेबस के। हाँ, मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो ध्यान रहे कि वेबसाइट में पेजेस होते हैं, यहाँ एक्टिविटीज़ होता है, बस हम वहाँ पे मल्टीपल पेजेस बनाते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ बनाते हैं। इंटेंट क्या है, इंटेंट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक, जैसे कि आप वहाँ पे क्या होता था, आप एक पेजेस से दूसरे पेजेस में इंफॉर्मेशन क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भेज पाते थे, एक तरीका था, अगर आप वेबसाइट से फेमिलियर हो तो वैसे ही इंटेंट है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कुछ इन्फॉर्मेशन हम इंटेंट के थ्रू पास करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके इंटेंट के थ्रू भी पास किया जाता है। और एक्टिविटीज मतलब यहाँ पे पेजेस को ना एक्टिविटी बोलते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज मतलब मल्टीपल पेजेस। अब आ जाते हैं लिस्ट व्यू और कस्टम लिस्ट व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यहाँ से शुरुआत होती है, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिस्ट व्यू, कस्टम लिस्ट व्यू, आप मैक्सिमम आप कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, आप प्ले स्टोर से देखना, तो वो क्या होता है कि इस तरह से आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में दिखा रहा होता है, सारी चीज़ें लाइन से ऐसे एक टेबल की तरह दिख रही होती है। अगर आप कोई बुक PDF बुक व्यूअर आप डाउनलोड कर लो, देखो बुक जो है नाम कंटिन्यू दिखा रहा होता है, तो सारे लिस्ट व्यू होते हैं, लिस्ट के फॉर्मेट में सारे दिखा रहे होते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट होता है उसमें तो सिंपल एक टेक्स्ट होता है, लेकिन कस्टम लिस्ट व्यू में क्या होता है कि आपको साइड में इमेज भी आ रहा होता है, टेक्स्ट भी आ रहा होता है, या कुछ खुद का इमेज आपको लगाना होता है, तो वो सारे कस्टम लिस्ट व्यू में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, तो ये कस्टम लिस्ट व्यू अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें हैं। कस्टम नेविगेशंस हो गए, रिसाइकलर व्यू के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डेवलपर के नज़र से। रिसाइकलर व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं रिसाइकलर व्यू में, और अपना बेस्ट दिया है उसे समझाने के लिए। तो आप ज़रूरी नहीं कि मेरा ही वीडियो देखो, बट एक बार तो ज़रूर देखना, दूसरे का भी वीडियो देखो, एक बार मेरा भी देखना। चीज़ें क्लियर होने से मतलब है किसी के भी वीडियोस देखो, डजेंट मैटर। कस्टम नेविगेशन, तो ये नेविगेशन ड्राइव वगैरह ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे उसमें नेविगेशन ड्राइव तो चाहिए ही। इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लो, टैब्ड नेविगेशन, जो यहाँ पे नहीं है वो मैं डाल देता हूँ, टैब्ड नेविगेशन। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वर्किंग विथ फ्रैगमेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैगमेंट्स क्या होता है, ये एक ही एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, चीज़ों को रिप्लेस कर देता है, तो थोड़ा ये लाइट वेट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ डेवलपमेंट, बहुत अच्छा है ये और बहुत काम आता है। मेनू वगैरह तो सब में रहता ही है, और कहीं पे भी इसमें भी मेनू बनाना, ऑप्शन मेनू होता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू होता है, पॉपअप होता है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बोल्ड कर दिया ऐसे मैंने। शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या है, एक जनरल आइडिया है, एक सेशन वेरिएबल की तरह काम करता है ये। जैसे वेबसाइट में जो सेशंस होते हैं, सेशन वेरिएबल की खासियत क्या होती है, अगर एक पेज, किसी एक पेज में सेशन वेरिएबल क्रिएट हुआ तो वो लगे हाथ सारे के सारे पेजेस में अवेलेबल हो जाता है वो वेरिएबल। तो बस यहाँ पे वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप API के थ्रू जब काम करोगे वेब, ये ध्यान रखिए ये बहुत काम आने वाला है आपका। जब भी हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम करेंगे और वहाँ पे लॉगिन लॉगआउट इस तरह का कोई सेशन वेरिएबल मेंटेन करना होगा, तो ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस काम आने वाला है। ज़रूरी नहीं लॉगिन लॉगआउट, आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ को आप मोबाइल पे स्टोर करके रख देना है, आपको डिवाइस पे स्टोर करके रख देना है, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस वहाँ पे काम आ सकता है आपका। उसके बाद जो है कुछ जो ये है, ये तो मतलब कॉमन है, कैमरा यूज़ करना, सेंसर यूज़ करना, ब्लूटूथ, एनिमेशन, कॉल, SMS, ईमेल, एंड्रॉयड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने आप में मायने रखता है। गूगल मैप इम्प्लीमेंटेशन, ये मायने रखता है। तो देखिए गूगल मैप इम्प्लीमेंटेशन, जब तक आप गूगल मैप वाला कोई एप्लीकेशन काम नहीं करते तब तक ये तो नहीं इस्तेमाल होता है, बट अगर मैप पे काम कर रहे हो तो ये आपको लगेगा ही लगेगा। एंड्रॉयड सर्विसेज अपने आप में बहुत मायने है। सर्विसेज एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे हम ऐसे एप्लीकेशन बनाते हैं जिससे जो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि बीच में एक ऐसा एप्लीकेशन आया था, एक प्रोजेक्ट आपका एप्लीकेशन ऐप लॉक टाइप का। अगर कोई गलत पासवर्ड दे देता था, तो गलत पैटर्न देता था, तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्या करता था, उसका जो यूज़र है उसका एक इमेज स्टोर करके रख लेता था, ये पता भी नहीं चलता था। तो ये सारी चीज़ें जो बैक साइड सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू होता है। हमने बैकसाइड में बैकग्राउंड में एक सर्विसेज चला लिया, वो सर्विसेज अपना काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। एक सर्विसेज मतलब एक बैकग्राउंड टास्क जो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जो आपको फ्रंट एंड में दिखेगा नहीं कि क्या चल रहा है, ठीक है।
एड मॉब बैनर और इंडस्ट्रियल एड इम्प्लीमेंट करना। ऑब्वियसली आज के टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन बना रहा है तो कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए बना रहा है ना, तो वो चाहेगा कि भाई मेरे उस एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ इनकम हो। तो आप किस तरह से वो जो बैनर्स हैं, इंडस्ट्रियल ऐड है, उनको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये भी आपको सीखना है, इंपॉर्टेंट है। स्प्लैश स्क्रीन बड़ा कॉमन सा चीज़ है, बट अभी आजकल इसमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस वाले स्प्लैश स्क्रीन भी आ रहे हैं, तो ये आपको सीखना है। एज अ डेवलपर ये तो सीखना ही है, और इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्प्लैश स्क्रीन बहुत आसान सी चीज़ होती है, बस एज अ टॉपिक आप इसको ध्यान रखो कि ये आपको सीखना है। कस्टम फॉन्ट इस्तेमाल करना सीखना ही है, क्योंकि जनरल फॉन्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। टैब लेआउट देखिए मैंने नीचे ले रखा है, यहाँ पे टैब लेआउट, बॉटम नेविगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, बड़ा एप्लीकेशन कर रहे हो, तो उसमें टैब लेआउट आप बनाओगे। देखिए यहाँ भी मैंने लिख दिया, बॉटम नेविगेशन रहे ना रहे, टैब लेआउट रहेगा, कस्टम नेविगेशन रहेगा। मीडिया प्लेयर, ऑडियो प्लेयर ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, नॉट इन एंड्रॉइड, ऑफ द डेवलपमेंट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। ये वो चीज़ है जो आपको डेवलपर बनाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगी, बड़ी कंपनियों के ना बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ये आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए 50 किस्म का, बट ज़्यादा काम करना आपको छोटी कंपनियों में मिलेगा, जहाँ पे एज अ फ्रेशर आपको लेंगे। तो उनका क्या रिक्वायरमेंट होता है भाई, कि बंदे को बस डेटाबेस का काम आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा काम, इतना याद रखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का 80% काम डेटाबेस का होता है, बाकी 20% काम जो इधर उधर का कैलकुलेशन वगैरह वगैरह इंटरफेस, बट 80% जो बैकग्राउंड फंडामेंटल काम है वो डेटाबेस का है। तो आपका डेटाबेस स्ट्रांग होना चाहिए बॉस, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको डेटाबेस आना ही चाहिए और अच्छा आना चाहिए। अब एंड्रॉयड में अगर हम काम करें तो कितने टाइप के डेटाबेस, देखिए अभी तो और भी बहुत सारे आ गए हैं, बट एक जनरल आइडिया मैं बता रहा हूँ। SQLite जो है वो मोबाइल का, डिवाइस का खुद का डेटाबेस है, तो ये आपको ये लगेगा, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिवाइस के खुद के डेटाबेस से काम चल जाता है। उसके बाद आता है, तो ये सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ SQLite सफिशिएंट नहीं है, बट ज़रूरी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है MySQL और फायरबेस। तो देखिए बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो फायरबेस पे काम करते हैं, बहुत सारी कंपनीज MySQL पे काम करते हैं। ये ट्रेडिशनल वे है, MySQL ट्रेडिशनल तरीका है, फायरबेस थोड़ा सा ये NoSQL पे काम करता है, इसमें SQL की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो नया आ गया है फायरबेस एंड फायरस्टोर, ये भी मैं जोड़ देता हूँ। चलिए फायरस्टोर, तो फायर स्टोर में आपको क्या कर दिया गया, SQL यूज़, तो हम मैनुअल SQL तो नहीं लिख सकते, बट उन्होंने क्या किया, SQL का ही एक छोटा छोटा कीवर्ड्स बना के दे दिया, आप उसको इस्तेमाल करो, वो बैकग्राउंड में SQL चला लेंगे। तो MySQL मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबल वर्जन है। तो अभी भी जितने बड़े एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे उनका खुद का सर्वर होता है, खुद का डेटाबेस होता है, तो MySQL ज़रूरी है। यहाँ पे वॉली और रेट्रोफिट ये दो लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू जो है आपका एप्लीकेशन MySQL से कम्युनिकेट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें रेट्रोफिट को मैं प्रेफरेंस दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम कंपनीज रेट्रोफिट पे प्रेफर करती है काम करना, बट एज अ डेवलपर, एज अ लर्नर आपको वॉली भी सीखना है। पहले वॉली आया था, बाद में रेट्रोफिट आया, रेट्रोफिट काफ़ी अच्छा पकड़ बना लिया, तो रेट्रोफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, बहुत अच्छा और बहुत मेहनत से बनाए, एक बार ज़रूर देखना आप, बाकी वीडियोज़ भी देखना, बट एक बार मेरा भी वीडियो ज़रूर देखना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हो आप। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, डेटाबेस का मॉड्यूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। याद रखिए कि मैक्सिमम कहीं पे भी आप काम करने जाओगे वो यहीं पे काम करने वाले हैं, MySQL और रेट्रोफिट वॉली पे ही वो काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया, अब इस पे मैं डिस्कशन करूँगा नीचे में थोड़ा डिटेल्स पे। अब आ जाते हैं फायरबेस डेटाबेस। अभी लेटेस्ट में क्या आगे बहुत सारे रियल टाइम जो डेटाबेस है उस पे काम करने का जो अभी थोड़ा फैशन हो गया है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो उन्हीं के बेसिस पे ही चलते हैं। बिल्कुल रियल टाइम डेटाबेस होना चाहिए उनका। रियल टाइम डेटाबेस इन द सेंस कि अगर बैकग्राउंड में डेटा चेंज हो रहा है तो बिना रिफ्रेश किए आपके एप्लीकेशन में भी चेंज हो जाए, इसी को हम बोलते हैं। सिंपल सी बात, ध्यान रखिएगा। PHP MySQL से जो आप वेबसाइट बनाते हो उसमें क्या होता है कि अगर कोई डेटा चेंज हो रहा है सर्वर पे तो आपको रिफ्रेश करना पड़ता है वो अपडेटेड वैल्यू देखने के लिए। रियल टाइम का मतलब सिंपल, अगर डेटाबेस में चेंज हो रहा है तो सिंपली बिना रिफ्रेश किए ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन में आपकी आंखों के सामने वो बदल जाएगा। दैट इज़ व्हाट रियल टाइम। बहुत सारे लोग मतलब रियल टाइम के ऊपर तो मैं किताबों में पूरी इन्होंने मतलब ग्रंथ लिख डाली है, तो ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा चीज़ है बस, तो और कुछ नहीं। तो फायरबेस का क्या है कि गूगल का खुद का डेटाबेस है ना, इसलिए इससे कम्युनिकेशन बहुत आसान है।
और कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे एंड्रॉयड एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर लेता है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात है कि रियल टाइम होता है, बट थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इसमें MySQL नहीं होता है। तो इनका खुद का डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, तो जो लोग MySQL फैमिलियर से काम करते हुए आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। बट आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो फायरबेस सीख जाओगे, अच्छी चीज़ है, नॉट बैड। बहुत सारी कंपनीज फायरबेस पे काम करना पसंद करते हैं और बहुत सारी चीज़ ये बना बनाया दे देता है। बट स्टिल अगर आपको कस्टमाइज बड़ा सॉफ्टवेयर पे काम करना है, बड़ा एप्लीकेशन पे काम करना है, ऑब्वियसली यू हैव टू गो विथ MySQL, वॉली एंड रेट्रोफिट। तो ये भी अपने आप में, ये पूरा डेटाबेस सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना पूरा डेटाबेस सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन में बेसिकली ये सब पे लागू होगा। तो बेसिकली करना ऑपरेशन में आप SQLite कर रहे हो तो आपको करना क्या है, जिसको आजकल ना ये बहुत ट्रेंड है, इंसर्ट फेच मॉडिफिकेशन, मतलब इंसर्ट करना, फेचिंग करना, मॉडिफिकेशन करना। और इसमें एक अच्छा खासा मैंने देखा है, बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, कुछ खैर वो टर्म मुझे याद नहीं आ रहा। तो बस यही तीनों ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। SQLite अगर आप सीख रहे हो तो उसमें इंसर्ट करना सीख जाओ, फेच करना सीख जाओ, अपडेट करना सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद इन द सेम मैनर MySQL में भी आप वॉली रेट्रोफिट दोनों के थ्रू आपको पढ़ना है। और आपका ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस है PHP, जिस पे हम API बनाएंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया, आप देख सकते हो। तो PHP के ऊपर API आप बनाओ, ये JSP पे भी बनता है, ASP.NET भी बनता है, ये कोई भी लैंग्वेज हो सकता है जिसके ऊपर API बना रहे हो। API बीच का वो फाइल है जो आपके डिवाइस को MySQL से कम्युनिकेट करवाएगा। और बीच में एक डिपेंडेंसी चाहिए होगी जो डेटा को एप्लीकेशन से उठा के इस PHP तक पहुँचाता है। तो यही वो लाइब्रेरी है जो वॉली और रेट्रोफिट, उसमें ज़्यादा रेट्रोफिट वाइडली इस्तेमाल हो रहा है। तो इंसर्ट करना, फेच करना, लॉगिन लॉगआउट करना, फाइल अपलोड करना, यही जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम जेसन और रेस्ट API हैंडलिंग। तो देखिए अगर आप खुद से बना रहे हो API तो वही आपका रेस्ट API हो गया। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो बना बनाए API, अगर वर्डप्रेस का डेटा उठा रहे हो तो वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन आते हैं उस रेस्ट API के, उससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में आप खुद से ही अपना बना सकते हो API और वहाँ से डेटा उठा सकते हो। जेसन एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट है, जैसे XML का था वैसे जेसन का एक स्पेशल टाइप का डेटा फॉर्मेट। ये बेसिकली डेटा कैरियर है और कुछ भी नहीं है, डेटा को कैरी करता है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है, मैक्सिमम एप्लीकेशन और जो ये लाइब्रेरीज़ हैं सर्वर से जो डेटा रिसीव करती है वो जेसन के फॉर्मेट में रिसीव करते हैं। तो जेसन को इस्तेमाल करना, जेसन को कुछ स्पेशल नहीं है। जेसन में आप एक दो फाइल देख लोगे जेसन में किस तरह इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, बस समझ जाओगे जेसन क्या है। बस वही अंडरस्टैंडिंग सब कुछ, और अलग से जेसन में कोई काम नहीं होता। जेसन में बस फाइल देख के समझना है आपको ये कैसे स्टोर है। तो मैक्सिमम इतना ही काम होता है कि जो मैक्सिमम सर्वर का जो आउटपुट होता है वो जेसन में आता है और जो हमारा एप्लीकेशन है उस जेसन के आउटपुट को एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट। यही काम है स्पेशल, अलग से और कुछ भी काम नहीं है। फायरबेस में क्या क्या एक्स्ट्रा काम है, इसमें भी इंसर्ट करना, सिंगल रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, अपडेट करना, डिलीट करना, फेच करना, सिंगल एलिमेंट को फेच करना, मल्टीपल डेटा को फेच करना, लॉगिन लॉगआउट इसमें प्री डिफाइंड होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल OTP वेरिफिकेशन, गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना, फाइल अपलोड करना क्योंकि ये स्टोरेज में अपलोड होता है, स्लाइडर वगैरह बनाना, ठीक है। और पुश नोटिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। अब आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। तो इतना जो है वो इतना बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, बेसिक टेक्नोलॉजी है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ सीखना है तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। देखिए सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। बट द क्वेश्चन इज़ कि हम कितना सीख लें कि हम एज ए एंड्रॉयड डेवलपर, एक बेसिक डेवलपर काम करना स्टार्ट कर दें या किसी कंपनी में जाके हम अप्लाई कर दें। तो जो मेरे हिसाब से लगता है, मैंने एक छोटा सा सिलेबस कोर्स मॉड्यूल तैयार किया। अगर आप इतना सीख लेते हो तो आप एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो और आप अप्लाई भी करना सीख सकते, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर। जो कंपनियां फ्रेशर को एक्सेप्ट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे अगर आप इतनी चीज़ें अच्छी से जान जाओ तो। उसके बाद रह गया प्रोजेक्ट वर्क क्या करना। देखिए प्रोजेक्ट वर्क शुरू में आपको ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है। आप पहले बिल्कुल छोटा छोटा प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करो। छोटा सा किसी राशन शॉप का एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाओ, किसी दोस्तों के लिए कोई छोटा सा एप्लीकेशन बनाओ जो उनका हेल्प कर रहा हो, किसी के लोगों के लिए आप बुक रीडर बना दो, किसी के लिए आप कोई कैलकुलेशन वाला एप्लीकेशन बना दो। तो ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाओ। इनसे होता क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपके दिमाग, आपका जो ब्रेन है ना वो एडिक्टेड हो जाएगा नए नए चीज़ों को सोचने के लिए। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आप खुद ब खुद नए प्रोजेक्ट्स जो है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और नए चीज़ों को सोच पा रहे हो।
तो ये मेरा एक प्लान था चीज़ों को बताने का, बहुत सारे स्टूडेंट जो बिगिनर हैं उनको बताने का कि वो जान पाए कि उनका रोड मैप क्या है एंड्रॉयड सिलेबस सीखने का। तो होपफुली मेरा बेस्ट विशेस है आपके साथ कि आप इस चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। और अगर ये जो मेरा वीडियो है, जो मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियोज़, ये सिलेबस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो ढेर सारा अमाउंट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, किसी प्राइवेट ऑनलाइन क्लासेस में, जो पेड क्लासेस है वहाँ वो पैसा पे करते हैं, उसके बाद भी ठीक से नहीं सीख पाते हैं। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस को मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं अभी डेवलपर हूँ, तो बस एज अ डेवलपर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि क्या ज़रूरत होता है और कहाँ बच्चे बेकार के फालतू का पैसा देके परेशान होते हैं। तो मुझे नहीं लगता परेशान होने की अब ज़रूरत है। एटलीस्ट आप इतना चीज़ सीख जाओ, कहीं से भी सीख जाओ। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट करो। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि हम लाइव क्लासेस भी आएंगे, जैसे ही वक्त मिलेगा तो लाइव क्लासेस भी आएंगे। तो वहाँ पे कोई भी परेशानी होगी तो फेस टू फेस, लाइव टू लाइव हम बात भी कर पाएंगे। तो वो वक्त बहुत जल्द आएगा। तब तक आप इस चीज़ को लेकर अपना रोड मैप बनाइए। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।